इस वीडियो में CAPFAC 2016 एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इकोनॉमी में उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोटल देखा जाए तो 8 क्वेश्चंस आपके हैं। तो एवरी टाइम ऑब्वियसली है क्वेश्चंस पैटर्न एंड क्वेश्चंस आर चेंज्ड। सम ईयर में देखोगे कि कोर कंसेप्ट से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ में देखोगे मोर जनरलाइजेशंस पूछे गए हैं। दैट्स मीन कि आप यू कैन नॉट इग्नोर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। सम जो आपके जनरलाइजेशन वाले जनरल नेचर के क्वेश्चन हैं, या जो कुछ टाइम देखोगे कि कोर कंसेप्ट के। लेकिन अभी जो रिसेंट पीरियड में देखो तो रिसेंट पीरियड में मोर कोर कंसेप्ट्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आप 22, 21, 20 ये सब में देखो कोर क्वेश्चंस जो है ज्यादा थे। और जो आप पहले वाले देख रहे हो जैसे 2017 का आपने देखा तो 18 का देखा तो लिटिल जो है कोर वाले कम थे। एनीवे, सो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यूरिंग 2014-15 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स द एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज वाज मैक्सिमम। ये इनफैक्ट ये इसमें से यदि देखोगे तो अभी रिसेंट टाइम में देखो तो लेटेस्ट जो 2000 फॉर एग्जांपल 21 वाला जो प्रॉपर डेटा 2021 22 का जो अवेलेबल है उसके अनुसार आपका 83.57 जो डॉलर आपका 83.57 बिलियन, ओके, US डॉलर आपका एफडीआई में आया। तो टोटल ये देखो कि हाईएस्ट तो चूंकि 21 22 का भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, 22 23 का भी हमारे पास पूरा रूप से अवेलेबल नहीं है क्योंकि जब ये ईयर कंप्लीट होगा और उसके बाद आपका मतलब कंप्लीट हो चुका, लेकिन उसमें से जो आपका डेटा कंपाइलेशन और सारी चीजों में ये टाइम लगता है। चूंकि कल आपका वो फिनिश हो गया, लेकिन अब जो है डेटा उसका कंपाइलेशन होगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो अब इसमें से कह रहा है कि मैक्सिमम किसमें। तो एक देखो जो हमने एक आपको क्वेश्चन बताया था कि इन जनरल जो टेलीकम्युनिकेशन है तो ये एक बड़ा मार्केट है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आपके पास एफडीआई नहीं है क्योंकि ये एक तरह से लिमिटेड सेगमेंट को कैटर करता है। अब देखो सर्विसेज सर्विसेज में देखो सबसे ज्यादा, क्योंकि सर्विसेज ये भी हाउएवर सर्विसेज में है, लेकिन इस सर्विसेज में फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, R&D। तो ये एक इसमें देखो कई सारे सेगमेंट्स जो हैं इसको कवर कर रहे हैं। तो ये आपका हाईएस्ट है। अब देखो ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में भी एफडीआई है, लेकिन जनरली देखोगे इंडिया जो है जेनरिक मेडिसिन ज्यादा बनाता है। यानी इंडिया इज द हाउस ऑफ यानी कि प्रोडक्शन फैक्ट्री ऑफ जेनरिक मेडिसिन। तो जो जेनरिक मेडिसिन है उसमें डायरेक्टली बहुत ज्यादा का एक्सपेंडिचर नहीं, क्योंकि जब R&D करते हो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर लगता है। तो इसमें ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल चूंकि ये एक तरह से जनरली प्रॉफिटेबल भी है तो आप बहुत ज्यादा इसमें नहीं करते हो तो ये नहीं होगा। और होटल एंड टूरिज्म इन जनरल जो है, होटल एंड टूरिज्म जो है वो आपका डायरेक्ट उसमें कैश फ्लो स्टार्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की उस सेंस में जरूरत नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक होटल खोला तो नो डाउट उसमें 300 400 500 करोड़ लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इसमें 10,000 20,000 50,000 1 लाख करोड़, लेकिन इसमें 1 लाख करोड़ आप उस ढंग से नहीं करते हो ना। कि कोई चेन है तो किसी को 300 करोड़ चाहिए, 400 करोड़ चाहिए, 1,000 करोड़ चाहिए, तो इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट है, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एज पर द पॉलिसी इनिशिएटिव्स। जो आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है कि सपोज आप हाईवे बनाते हो या एक्सप्रेसवे बनाते हो और उस रीजन में उस क्षेत्र में बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो उसको उस आधार पे जो क्षेत्र में जिस टाइप का वो एरिया है उस आधार पे आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हो ताकि वहां सिमिलर टाइप के इंडस्ट्री हो और चीजों को मैनेज करना आसान हो। तो अमृतसर कोलकाता देखोगे कि इसमें ये क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इसमें से है, ठीक है, या वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर कह सकते हो या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। दिल्ली मुंबई आप देखोगे डीएमआईसी, डीएमआईसी तो इस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जापान ये हो रहा, तो ये है। अब ये देखो चेन्नई बेंगलुरु भी है, कोलकाता गुवाहाटी जो है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक तरह से जो सीनिक ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी के लिए, लेकिन जो अभी नॉर्थ ईस्ट है हमारा एक तरह से इंडस्ट्रियल हब के रूप में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में नहीं उठा है।
हमारी कोशिश है कि देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में जब तक आप प्रॉपर रेलवे, कुछ दिन पहले तक तो रेलवे बहुत सारे स्टेट में थे ही नहीं, अब नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में थोड़ा बहुत रेलवे पहुंच गया और अधिक से अधिक, क्योंकि एक तो लैंडस्लाइड होता है, रफ टेरेन है, और इंसर्जेंसी एंड अदर थिंग्स थे, तो बहुत सारी, और जहां भी जो एरिया, हिली एरिया और टफ टेरेन होता है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो अभी हम वो जो कोलकाता गुवाहाटी है उस सेंस में नहीं कर पाए, कमिंग डेज में कर सकते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विलेज, ये आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये देखो गांधीयन प्रिंसिपल पर स्टेब्लिश किया गया कि गांधी जी जो कॉटेज इंडस्ट्री, इनफैक्ट चरखा, अभी भी आप जैसे साबरमती आश्रम में जाओगे तो डिफरेंट चरखे के मॉडल वहाँ रखे हुए हैं, और चरखा से संबंधित एक आप जा करके वहाँ चरखा पर बैठ सकते हो, ये एक तरह से वो एक अट्रैक्शन है। तो ये इसका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, यस डेफिनेटली। इनफैक्ट देखो कि उस समय जैसे हम लोग जब छोटे थे, मैं जब छोटा था तो मैं नानी के गांव जाता था, तो वहाँ नानी बैठे टाइम पास में क्या करती थी, वो चरखा बीच बीच में उसको करती थी, बैठ बैठ करके, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल नहीं था लेकिन फिर भी ठीक है। अब कहीं भी जो आप कहीं जा रहे हो या अननेसेसरी एक अपना टाइम खराब कर रहे हो, उससे अच्छा तो है कि कुछ उसका बना लो, उसका आप कपड़े बना सकते हो, या फिर उसको सूत को काट के दे दो, उसके एक्सचेंज में आपको कपड़े दे देंगे। तो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया सही है। टू प्रोड्यूस सेलिएबल आर्टिकल्स, यस ये भी सही है। टू क्रिएट सेल्फ रिलायंस एमंगेस्ट पीपल एंड बिल्डिंग अप ए स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, यस सही है, क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल जो गांधी जी कहते थे ना कि जो भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है, तो तीनों के तीनों सही हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आप ये जानो कि जो आपका कभी हो सकता है डिफरेंट वे में पूछ सकता है कि जो केवीआईसी है, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, तो ये आपका स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी। ये थ्रू एक्ट ऑफ केवीआईसी एक्ट 1956 के तहत ये स्टेब्लिश किया गया, और 1957 में ये फंक्शन ये करने लगा। फिर उसके बाद आपका इसमें अमेंडमेंट हुआ, फॉर एग्जांपल 1987 में अमेंडमेंट हुआ, 2010 में अमेंडमेंट हुआ, तो ये है। तो ये आपको जानना चाहिए, तो ए इसका सही है। नेक्स्ट आपका है अरेंज द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ सिल्क इन इंडिया इन देयर ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो जो मुगा, इरी, मलबरी और तसर, तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो मलबरी का होता है। तो मलबरी का कितना होता है, 70% प्लस, 70.72 इनफैक्ट लेटेस्ट डेटा के अनुसार। तो मलबरी हाईएस्ट हो जाएगा, तो तीन जिसमें है वो पहले में, ये चूंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हाईएस्ट वाला पहले रहेगा, तो दो आपका एलिमिनेट हो गया। ओके, तो दो ऑप्शन। अब जो मलबरी है उसके बाद जो हमारा आता है इरी, तो ईडी कितना है, 20.55%। तो देखो अब ये भी हमारा ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद जो है वो आपका तसर है, तो तसर तसर जो रेशम है, तो तसर कितना है, या तसर जो भी कर सकते हो, तो ये 8.02%। अब एग्जैक्ट परसेंटेज आपको ध्यान नहीं रखना। और मूंगा जो है वो सबसे कम है, 0.71% के करीब, ठीक है ना। अब एक चीज देखो कि जो इंडिया है, तो ये हमारा ऑर्डर तो ये हो गया, आपको परसेंटेज भी आप जान गए। इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें हर टाइप का जो सिल्क है हम वो प्रोडक्शन करते हैं। एक और फैक्ट आप जान लो कि इंडिया जो दुनिया का है, वर्ल्ड का है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है। अब ये होगा कि फर्स्ट कौन सा है, तो चाइना है। इनफैक्ट देखोगे चीन जो है, चीन से ही आप सिल्क रूट, सिल्क रेशम मार्ग जो था, रेशम मार्ग पे रेशम का व्यापार इनिशियली होना स्टार्ट हुआ था, और वो एक इम्पॉर्टेंट वे था, तो वो उस वजह से हिस्ट्री में उसका इंपॉर्टेंस है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नैरोबी पैकेज, नैरोबी कहाँ है, केन्या में है, एडॉप्टेड इन द 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO। 10th आपका नैरोबी, 11th आपका इंपॉर्टेंट है जो बाली डिक्लेरेशन, बाली डिक्लेरेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो नो सेफ गार्ड मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग कंट्री मेंबर्स, तो ये कह रहा कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो यस, जो सेफ गार्ड मैकेनिज्म जो है डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं रखा गया। अब ये इसी को देखो 11th जो आपका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ, बाली घोषणा पत्र, उसमें ये मैकेनिज्म किया गया। तो नो सेफ गार्ड मैकेनिज्म यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है, फॉर एग्जांपल, तो डेवलपिंग कंट्री को अपने बेसिक्स नीड, अब डेवलप्ड कंट्री तो है, बहुत पहले डेवलप कर चुके हैं, उनके पास बुनियादी चीजों की जरूरत नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बेसिक
आइटम्स उसके पास अवेलेबल है, जो खाद्य पदार्थ एक तरह से उनके पास सफिशियंट है और सरप्लस है, और इनफैक्ट अननेसेसरी खा रहे हैं। कुछ जो पुअर कंट्री हैं उनको पास खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और जो रिच कंट्री हैं जबरदस्ती खा रहे हैं और खा करके ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। तो नो सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग कंट्री मेंबर सही है। प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है ना, कि सपोज करो कि कुछ चीजों में ट्रेड हो रहा, मान के चलो वीट का सपोज लो, अभी वीट का रशिया यूक्रेन पर वॉर में क्राइसिस हो गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए मानो कि वो क्राइसिस नहीं होता, वर्ल्ड में सरप्लस होता, तो लेकिन यदि सरप्लस है और सारे कंट्री यदि एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, तो हमको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उसको प्रेफरेंस देना है, या फिर लेबर फोर्स, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट। हमेशा कोशिश करो कि दुनिया के कोई भी कंट्री जो लिस्ट डेवलप्ड है और उनको और शोषण करोगे तो वहां और क्या होगा, क्राइम बढ़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इट्स बेटर है कि जो लिस्ट डेवलप्ड है उनको प्रमोट करो, तो सही है। नेक्स्ट है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पज। यस, ये किया गया था। इनफैक्ट जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे सॉरी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल लो इंडिया, इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो आप ऑलमोस्ट आपके 67% ऑफ पीपल, रूरल एरिया में 75% और अर्बन एरिया में 50% लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पे फूड ग्रेन्स दे रहे हो। तो जब फूड ग्रेन्स दे रहे हो तो आपके पास सरप्लस में, यानी कि सफिशियंट अमाउंट में होल्डिंग होना चाहिए, स्टॉक होल्डिंग होना चाहिए, कि स्टॉक्स होना चाहिए एफसीआई के गोदाम में आपके होना चाहिए। तो ये तीन के तीनों सही है, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ स्कीम एंड टारगेट ग्रुप एज इनिशिएटेड इन द रेलवे बजट 2016 इज आर करेक्टली मैच। अब ये देखो, मे बी डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन रिलेवेंस नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको ये जानना चाहिए। तो जैसे अब अंत्योदय एक्सप्रेस है तो फॉर द रिजर्व पैसेंजर। अभी देखो अंत्योदय का यदि आप इसको एक्सप्लेन करो तो क्या होगा, इसको हम इलेबोरेट करते हैं। तो अंत यानी कि जो अंतिम पायदान पे है उनका उदय, यानी लास्ट जो पायदान पे हैं, लास्ट सीढ़ी पे हैं, लास्ट सोपान पे हैं, उनको उदय कराना, यानी उनको भी मौका देना, उनको आगे आना। अब देखो उनको खाने के लिए नहीं है और उनको रिजर्व पैसेंजर के रूप में नहीं, तो उनके लिए अंत्योदय एक्सप्रेस उन लोगों के लिए जो एक तरह से जिनके पास पैसे बहुत कम हैं, तो उनको अनरिजर्व कोच, यानी कि कुछ कोचेज जो हैं वो अनरिजर्व होंगे, ताकि वो आराम से बैठ के जा सके और उनको कम पैसे पे करने पड़े, क्योंकि रिजर्वेशन में आपको बहुत ज्यादा पैसे पे करना पड़ता है ना। मे बी आपके पास पैसे हैं तो आपको लगेगा अरे सिंपल है, इनफैक्ट एसी में भी कम है, लेकिन एक गरीब आदमी जो है, सपोज मान के चलो कि पटना से वो दिल्ली आ रहा है कमाने के लिए, तो अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन सपोज 550 रिजर्वेशन वाले क्लास में है, लेकिन जो 250 जस्ट जो है वो आपका ये वाले में जो अनरिजर्व है उसमें जस्ट 250। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है दीनदयालु कोचेज। तो दीनदयालु यानी कि जो गरीब हैं उनके लिए, तो इनके लिए भी जो अनरिजर्व, तो ये सही है। हम सफर, तो हम सफर जो है वो रिजर्व के लिए। और तेजस फॉर अनरिजर्व नो, तेजस तो इनफैक्ट हाई एंड पीपल के लिए है। तो 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द सॉल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। सॉल्ट प्रोडक्शन के संबंध में, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना। यस, ये सही है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट का, ओनली आफ्टर चाइना। सही है। नेक्स्ट है सॉल्ट माइनिंग इज कैरिड आउट इन हिमाचल प्रदेश। ये सही है। सॉल्ट माइनिंग का मतलब क्या है, जो एक जिसको काला नमक आप बोलते हो, तो आप उसको एक तरह से उसके पहाड़ हैं, नमक के पहाड़ हैं, उससे आप निकाल देते हो। तो ये भी सही है। गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट इन इंडिया। यस, ये भी सही है। ग्राउंड वाटर इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉल्ट इन राजस्थान। नो, एक्चुअली राजस्थान में जो क्या है, लेक्स जो हैं वो जैसे सांभर ले, तो वो है, तो फोर्थ गलत है, तो सी आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट अप इंडिया फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये है ओट्टापालम। ओट्टापालम कहाँ है, केरल में है। उसके बाद देखोगे कि जो टीएन है, तमिलनाडु है, वो 6 आपका इंडस्ट्रियल डिफेंस पार्क बनाने का ये प्रोविजन कर रहा है, उस पर वर्क चल रहा है।
और यूपी में भी देखो कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो डिफेंस कॉरिडोर मेनली 2 स्टेट में है, जो आपका तमिलनाडु और यूपी, और जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो कई जगह पे है, लेकिन फर्स्ट आपका ओटापालम ये केरल में है। तो ये 8 क्वेश्चन इसमें थे। कुछ भी क्वेश्चन की डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।